हेलो दोस्तों, जय हिंद। दिस इज वारिश यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी वारिश एकेडमी। दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। यहाँ से दोस्तों 2 से 3 नंबर सभी परीक्षाओं में हिंदी व्याकरण वाले पार्ट में पूछा जाता है। तो आज हम पूरा उपसर्ग और प्रत्यय को समझेंगे, इसकी पहचान, परिभाषा और इसके सभी प्रकार को देखेंगे। दोस्तों, प्रमुख उदाहरण सहित इसको हम समझने का प्रयास करेंगे और पूरा जो है इसको हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे आप पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग की हम परिभाषा जानेंगे और इसके प्रकार हम जानेंगे उपसर्ग के। तो दोस्तों, किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाने वाला, ये चीज आप याद रखेंगे, किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाने वाला यह शब्दांश जो मूल शब्द के अर्थ को बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। दोस्तों, उपसर्ग किसे कहते हैं? तो किसी शब्द के पूर्व जोड़े जाने वाला वह शब्दांश, शब्दांश का अर्थ होता है कि शब्द का अंश, अर्थात जिस मूल शब्द में हम जोड़ते हैं उसका एक अंश तो उस शब्द के पहले जुड़ता है, वही शब्दांश जो है क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। या एक और परिभाषा देखिए, किसी भी शब्द के पहले जोड़े जाने वाला शब्द जो उसके अर्थ को बदल देता है जुड़ के, उस शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अर्थात किसी भी मूल शब्द के पहले, मूल शब्द के पूर्व अर्थात पहले जोड़े जाने वाला वो शब्दांश जो उसके अर्थ को बदल देता है, वही उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उदाहरण से। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण से देखेंगे दोस्तों कि प्रतिअर्पण, प्रतिधन, अर्पण, ये दो शब्द लगा हुआ है। यहाँ पे ये दो शब्द है प्रति और अर्पण, इन दोनों को जोड़ने के बाद बन गया है प्रत्यर्पण। अब दोस्तों आपको प्रत्यर्पण शब्द देगा और कहेगा कि बताइए इस प्रत्यर्पण शब्द में उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है। तो आप इसका पहले संधि विच्छेद करेंगे, प्रतिधन, अर्पण, और पहले लगने वाला शब्द, हम जानते हैं उपसर्ग पहले आता है, इसलिए पहले लगने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। तो अर्पण में दोस्तों, अर्पण में प्रतिधन जुड़ा हुआ है, प्रत्यर्पण बना हुआ है, अर्थात इसका जो उपसर्ग है वो प्रति है। ठीक है, तो प्रति एक शब्दांश है जो अर्पण से जुड़ करके, अर्पण से पूर्व में आकर के और इसके साथ मिलकर के एक नया शब्द बना लेता है, प्रत्यर्पण। ठीक है, तो इसी को किसी भी शब्द के, मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्द को जो है हम उपसर्ग कहते हैं, जो इन शब्द से मिलकर के एक नया शब्द बना लेता है। ठीक है, तो आप परिभाषा समझ गए होंगे उदाहरण से। जैसे अभिमान है, तो अभिमान में दोस्तों मान मूल शब्द है, इसमें अभि उपसर्ग लगा हुआ है, तो इस प्रकार से अभि उपसर्ग मान के साथ लग करके बन गया है अभिमान। दुराचार है, दुराचार में दोस्तों आचार में उपसर्ग दूर लगा हुआ है और ये मिल करके बन गया एक नया शब्द दुराचार। ठीक है, बिहार में कौन सा जो है उपसर्ग लगा हुआ है? तो वी उपसर्ग लगा हुआ है। वी और हार मूल शब्द है, इन दोनों को मिल करके बनाते हैं बिहार। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये शब्द आपको मिला नियोग। नियोग शब्द में पूछा जाए कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो आप कहेंगे इसमें नी उपसर्ग है, योग मूल शब्द है और दोनों मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं नियोग। ठीक है, तो दोस्तों जहां भी नोट में आप याद रखिए, जहां भी आपको प्रति, अभि, दुर, वी, नी शब्द मिल जाए, ये उपसर्ग होते हैं, ये किसी शब्द के पहले लग करके उस शब्द के अर्थ को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। दोस्तों, ये किसी शब्द के पहले प्रयोग किए जाते हैं और किसी भी मूल शब्द के पूर्व में पहले प्रयोग किया जाने वाला शब्दांश ही जो है उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, तो प्रति, अभि, दुर, वी, ये सभी क्या हैं? उपसर्ग हैं दोस्तों। अब इन उपसर्गों का एक अलग से वर्गीकरण किया गया है मूल शब्दों के साथ, तो उसे हम जानेंगे। शब्दों में उपसर्गों को पृथक करने के लिए ध्यान रखना चाहिए कि अलग किया गया मूल शब्द ही क्या कहलाता हो? सार्थक होना चाहिए। जब भी हम किसी शब्द के साथ उपसर्ग का प्रयोग करें तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि हम जिस शब्द के साथ उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं वह शब्द, मूल शब्द जो है सार्थक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकलता है सार्थक अर्थ, तो फिर हमारा उपसर्ग उसके साथ जो है गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है।
ठीक है। तो हिंदी में जो उपसर्ग हमने पढ़ा कि किसी भी शब्द के पहले लगने वाले, किसी भी मूल शब्द के पहले लगने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। तो इसको हिंदी में कुछ विभागों में इसको विभाजित किया गया है मूल शब्दों के साथ, तो इसको हम जानेंगे। तो संस्कृत के जो उपसर्गों की संख्या है दोस्तों वो 22 है। पूछता है कि संस्कृत में कितने उपसर्ग होते हैं, तो संस्कृत में उपसर्गों की कुल संख्या 22 होती है। हिंदी में उपसर्गों की कुल संख्या 13 होती है। हिंदी में उपसर्गों की कुल संख्या 13 होती है। अरबी फारसी के जो उपसर्ग होते हैं इनकी संख्या 19 होती है दोस्तों। ठीक है, अरबी फारसी के उपसर्गों की संख्या 19 होती है और कुछ अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृत, हिंदी, अरबी और फारसी के शब्दों के साथ इन्हीं के उपसर्गों का प्रयोग कर एक नया शब्द बनाया जाता है। तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या 22 है, हिंदी में 13 है, अरबी फारसी में उपसर्गों की संख्या 19 होती है और अंग्रेजी के भी कुछ प्रमुख उपसर्ग होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम आगे देखते हैं इसको। दोस्तों संस्कृत के जो उपसर्ग होते हैं ये हमने बताया आपको 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। इन 22 उपसर्ग को हम देखते हैं। पहला है अति। अति दोस्तों संस्कृत का उपसर्ग है। यह इसका अर्थ होता है अधिक। अति का अर्थ क्या होता है? अधिक होता है। तो जब भी किसी शब्द के पहले अति लगा देंगे तो उसको अधिक के अर्थ में वो आएगा, जैसे अत्यधिक, अत्यंत, अतिरिक्त, अतिशय। दोस्तों यहाँ अति रिक्त को अगर आप अलग अलग करते हैं तो रिक्त में अति उपसर्ग लगा हुआ है तो ये मिलकर हो गया है अतिरिक्त। अगर आपसे पूछा जाए कि अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है तो आप बताएंगे अति उपसर्ग लगा हुआ है। अत्यधिक में तो दोस्तों अधिक में अति उपसर्ग लगा हुआ है तो मिलकर के बन गया है अत्यधिक। ठीक है, ऐसे ही दूसरा जो उपसर्ग है अधि है। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ होता है। ठीक है, अधि का ऊपर। तो इसका जो कोई हम शब्द अगर लगा के बनाते हैं तो आता है बनाने के लिए अधिकार, अधिपति, अधिनायक। ये जो है अधिक उपसर्ग से बने शब्द हैं। अधिकार, अधिपति, अधिनायक। नायक में अधि उपसर्ग लगाकर अधिनायक बना हुआ है। अधिपति में पति में अधि उपसर्ग लगाकर अधिपति बना हुआ है। कार में अधि उपसर्ग लगाकर अधिकार बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कि अधि में जो है ऊपर श्रेष्ठ इसका अर्थ होता है। अधिकार, अधिपति, अधिनायक, ये आपको हमने बताया। आगे है अनु। दोस्तों अनु भी एक उपसर्ग है। अनु उपसर्ग का अर्थ होता है पीछे या समान। ठीक है, अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। जब हम कुछ शब्द में लगाकर बनाते हैं तो अनुचर, अनुकरण, अनुसार, अनुशासन, ये जो है चर में अनु, करण में अनु, सार में अनु और शासन में अनु जो है उपसर्ग लगा करके ये 4 नए नए शब्द बनाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अप उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है बुरा या हीन। अप उपसर्ग से बने 4 शब्द हैं। अपयश, अपमान, उपकार। ठीक है, फिर आगे है दोस्तों देखेंगे अभी। अभी है। अभी का अर्थ होता है सामने या चारों ओर, पास। ठीक है, तो ये होता है अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। ये 4 उपसर्ग, अभि उपसर्ग से बने ये 4 शब्द हैं। अभियान, अभिषेक, अभिनय, अभिमुख। औ उपसर्ग है। इसके भी जो है इसका अर्थ होता है हीन या नीच होता है। क्या होता है? हीन या नीच होता है। अ उपसर्ग से बने 4 शब्द आपको मिलेंगे। अवगुण, अवनति, अवतार, अवतरण। ठीक है, आ उपसर्ग से का अर्थ होता है तक या समेत। ये आजीवन, आगमन, आरक्षण, आक्रमण, अर्थात क्रमण में आ उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ पर आरक्षण में आ उपसर्ग लगकर आरक्षण बना हुआ है। गमन में आ उपसर्ग लगाकर आगमन, जीवन में आ उपसर्ग लगाकर बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, उद्र है। इसका अर्थ होता है ऊपर या उत्कर्ष। क्या होता है उद्र का? ऊपर या उत्कर्ष होता है। इसका हम शब्द बनाएंगे तो उद्यम, उद्भव, ये आपको मिलेगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं ऊपर। उप उपसर्ग में निकट, सदृश, गौड़। क्या है? निकट, सदृश, गौड़। ये इसका अर्थ होता है उप का। उप का होता है नजदीक में। ठीक है, अर्थात नजदीक, समीप, सदृश या गौड़। तो ये जो है मिलके बनते हैं 4 शब्द
उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार। ठीक है, इसमें हार में उप शब्द लगा करके उपसर्ग लगाकर उपहार बनाया गया है। उपवन, वन में उपसर्ग लगाकर उपवन बनाया गया है। ठीक है, नी है उपसर्ग, नी का होता है अर्थ निषेध, अधिकता या नीचे। इसके 4 शब्द आप बनाएंगे, निवारण, निपात, नियोग, निषेध। ठीक है, परा है, इसका अर्थ होता है उल्टा या पीछे। पराजय, पराभव, परामर्श, परिमाण, ये 4 उपसर्ग बने हुए हैं परा से। ठीक है, 4 शब्द हैं ये जो परा उपसर्ग से बने हुए हैं दोस्तों। परि है, इसका अर्थ है चारों तरफ या आसपास। परि उपसर्ग का अर्थ होता है आसपास या चारों तरफ। तो ये आप बनाएंगे प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृत। क्या होगा? प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान। स्थान में प्र उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा प्रस्थान, प्रकृत। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो 4 शब्द बने हुए हैं प्रख्यात, प्रबल, ये प्र उपसर्ग लगा करके बना हुआ है। ये उल्टा टाइपिंग हो गया है दोस्तों, ये प्र उपसर्ग का है, जबकि ये परि से जो बनेगा, ये 4 अलग शब्द बनेंगे। ये परि से ये बनेंगे, परि से दोस्तों आपको यहाँ मिलेगा परिवार। जैसे आप बनाते हैं परिवार, तो वार में दोस्तों परि से जोड़ दिए तो हो गया परिवार। ठीक है, फिर इसी प्रकार से परिजन, तो ये परि उपसर्ग से बनेगा। आगे हम देखेंगे पर। तो प्र से दोस्तों देखते हैं, तो प्र से हमने ऊपर 4 आपको दिखाया, और प्र से का अर्थ होता है अधिक या आगे। ठीक है, यहाँ पर हम बनते हैं प्रतिकूल, प्रत्यक्षण, प्रतिरक्षण, प्रत्येक। ठीक है, शब्द से जो बनेगा इसका अर्थ होता है उल्टा, सामने या हर एक। प्रति शब्द का अर्थ होता है जो इसके 4 उपसर्ग बनते हैं दोस्तों, वो 4 जो मूल शब्दों से बनेगा मिलके, ये प्रतिकूल होगा, प्रत्यक्ष होगा, प्रतिक्षण और प्रत्येक होगा। ठीक है, ये इसका जो है एक आगे टाइपिंग हो गया है। और ये बी का अर्थ होता है विभिन्न, भिन्न या विशेष। तो इसके जब 4 हम शब्द बनाते हैं तो इसका ये बनेगा दोस्तों विदेश, विलाप, वियोग और विपक्ष। ठीक है, और ये जो 4 उपशब्द बने हुए हैं संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव, तो ये दोस्तों सम उपसर्ग से बना हुआ है। ठीक है, सम उपसर्ग से ये बनेगा। सम का अर्थ होता है बराबर, सम का अर्थ होता है बराबर। क्या होता है? इसका अर्थ होगा बराबर, और इस सम से दोस्तों ये मिलके बनेगा संस्कार, संगम, संतुष्ट, संभव। ठीक है, अगला है सु। सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा या अधिक। इसे आप बनाएंगे 4 शब्द, तो सुजन, जन में सु लगा दिए सुजन हो गया। गम में सु उपसर्ग लगा दिए सुगम हो गया। शिक्षित में सु उपसर्ग लगा देंगे सुशिक्षित और सुपात्र। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों प्रमुख जो है हमने देखा उस संस्कृत में जो प्रमुख उपसर्ग थे। आगे हम देखते हैं, आगे दोस्तों हम हिंदी में प्रमुख उपसर्गों को देखेंगे जो हिंदी में पूछ लिया जाता है। तो हिंदी शब्द में अ आता है। अ उपसर्ग जो है का अर्थ होता है अभाव या निषेध या मना करना। क्या होता है? मना करना, निषेध या अभाव होता है। जब ये मूल शब्द के साथ लगाकर हम कुछ शब्द बनाते हैं उपसर्ग के, तो होता है जैसे अछूता, अथाह, अटल। ठीक है, अन है, अन का अर्थ होता है अभाव या निषेध। इसका भी वही अर्थ होता है दोस्तों जो अ का होता है। तो अन से भी जो शब्द हम बनाएंगे अनमोल, अनवड़, अनपढ़। ठीक है, आगे देखिए, आगे है क। क उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा या हीन। ठीक है, तो बुरा या हीन है होता है दोस्तों। क उपसर्ग का अर्थ होता है जब इसे हम शब्द बनाते हैं तो कपूत, कचोट बनता है। कु उपसर्ग का भी अर्थ बुरा होता है, जिसका कुचाल, कुचैला, कुचक्र जैसे शब्द बनेंगे कु उपसर्ग से। दु उपसर्ग का अर्थ भी कम या बुरा ही होता है दोस्तों। इससे आप बनाएंगे तो दुबला, दुलारा, दुधारू जैसे शब्द बनेंगे। नी से का अर्थ कमी होता है। नी का जब आप बनाएंगे तो निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा जैसे शब्द आपका जो है बनेंगे नी उपसर्ग से। आगे देखते हैं कि यहाँ पे औ है। औ या औ, इसका अर्थ होता है हीन या निषेध। जब इसका हम बनाते हैं तो औगन, औघर, औसर या औशान। भर का अर्थ होता है उपसर्ग का पूरा।
क्या होता है पूरा। तो इसका जब हम बनाते हैं तो पेट में भर जोड़ देंगे उपसर्ग तो हो जाएगा भरपेट, पूर्व में भर उपसर्ग जोड़ देंगे तो भरपूर, भरसक, भरमार जैसे शब्द बनेंगे दोस्तों। सु का अर्थ होता है अच्छा, क्या होता है सु उपसर्ग का अर्थ अच्छा। इससे जब आप बनाएंगे तो सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल जैसे शब्द बनते हैं। अध का अर्थ होता है आधा, ठीक है। तो अधपका, अधकच्चा, अधमरा, अधकचरा जैसे उपसर्ग जो है अध उपसर्ग लगा करके ये हम शब्द बना सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला है ऊन। ऊन उपसर्ग लगा करके हम, ऊन का अर्थ होता है एक कम, क्या होता है ऊन उपसर्ग का अर्थ होता है एक कम। तो जब हम इसे बनाते हैं तो 29, 30 में ऊन जोड़ देते हैं उपसर्ग हो जाता है 29, 40 में ऊन जोड़ दिए 39 अर्थात 40 से एक कम, 30 से एक कम, 59 अर्थात 60 से एक कम है, ठीक है 59, 69 ऐसे जो है हम बना सकते हैं ऊन उपसर्ग लगाकर। उनका अर्थ होता है एक कम। पर का अर्थ होता है दूसरा या बाद का, जैसे परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध। क्या होता है दोस्तों, बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध। इसमें होगा बिन ब्याह, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने, ये सब बिन उपसर्ग लगाकर बना सकते हैं। आगे देखते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। दोस्तों अरबी फारसी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं, इनकी संख्या 19 होती है, ठीक है। इसमें जो है हम देखते हैं अल उपसर्ग है निश्चित में, इसका अर्थ होता है निश्चित, ठीक है। तो और अल से जो शब्द बनते हैं वो अलबत्ता होता है, अलगरज। कम है, इसका अर्थ होता है थोड़ा या हीन, जैसे कमजोर, कम वक्त, कम अक्ल, ठीक है। तो ये कम उपसर्ग लगा करके बने हुए हैं। आगे देखते हैं, आगे है खुश। खुश का अर्थ होता है दोस्तों अच्छा, क्या होता है अच्छा होता है। खुश से बनने वाले शब्द जो होते हैं खुश नसीब, खुशखबरी, खुशहाल, खुशबू। गैर का ये भी फारसी शब्द है, इसका अर्थ होता है निषेध, गैर का भी निषेध होता है। तो गैर उपसर्ग लगा करके हम बनाते हैं गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर मुल्क, गैर जिम्मेदार। वर्ण भी दोस्तों ये फारसी का शब्द है, इसका अर्थ में होता है, जैसे दर असल, दर हकीकत, ऐसे शब्द बनते हैं। ना का अर्थ होता है अभाव, और ना उपसर्ग लगा करके बनाते हैं हम शब्द नापसंद, नासमझ, नाराज, नालायक, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी के भी कुछ उपसर्ग होते हैं, इसमें जैसे सब है, डिप्टी है, और भी कुछ शब्द हम आगे देखेंगे। तो सब का अर्थ होता है अधीन, और सब शब्द लगा करके जो हम बनाते हैं दोस्तों ये सब है, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे सबको। तो ये होता है, इसका होता है सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। सब का हिंदी होता है उप, क्या होता है उप होता है, ठीक है। डिप्टी दोस्तों, डिप्टी का जो है अर्थ होता है सहायक, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर। ये जो हम डिप्टी शब्द लगाते हैं ये अंग्रेजी का उपसर्ग होता है, ठीक है। अगला है वाइस। वाइस का अर्थ होता है सहायक, ठीक है, जैसे वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल का अर्थ होता है प्रधान, इसका जब हम बनाएंगे तो जनरल मैनेजर होगा, क्या होगा जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। हेड का अर्थ होता है दोस्तों मुख्य, क्या होता है मुख्य होता है। जब हम इससे बनाते हैं तो हेड मास्टर, हेड क्लर्क, ये सभी शब्द जो है हेड उपसर्ग लगा करके बनाए जाते हैं। आइए देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसके व्याकरणिक अर्थ या रूप या अर्थ को परिवर्तन कर देता है, बदल देता है। दोस्तों प्रत्यय जो है ये शब्द के अंत में जुड़ता है, जबकि शब्द जो है उपसर्ग जो है वो किसी शब्द के प्रारंभ में, पूर्व में जुड़ता है। लेकिन ये प्रत्यय जो होता है ये पूर्व में नहीं बल्कि ये बाद में जुड़ता है, ये दोनों में डिफरेंस होता है दोस्तों, ठीक है। तो प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके व्याकरणिक रूप या अर्थ को बदल देता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है, पहला होता है कृत प्रत्यय,
दूसरा होता है जो तद्धित प्रत्यय। तो हम आगे देखेंगे। पहला प्रत्यय दोस्तों होता है कृत, जो धातु में जोड़े जाते हैं। कृत प्रत्यय दोस्तों ये क्या होता है, जो धातु में क्रिया धातु जो होता है, जितने भी क्रिया होते हैं उन क्रिया में जुड़ा जाने वाला जो प्रत्यय होता है वो जो है आपका कृत प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय दोस्तों जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण वाले शब्दों में जुड़े जाते हैं अंत में, वो तद्धित प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय हम संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्दों के अंत में जोड़ करके एक नया अर्थ बनाते हैं, जबकि कृत प्रत्यय हमेशा क्रिया धातु में जुड़ करके यह एक नया शब्द बनाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं प्रत्यय के कुछ प्रमुख उदाहरण। जैसे लठैत है, लठैत शब्द में पूछेगा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो हम जानते हैं लठैत जो है प्रत्यय का प्रयोग हमेशा शब्द के अंत में करते हैं। तो शब्द के अंत में करते हैं, तो लठैत में कौन सा शब्द लगा हुआ है, तो ऐत शब्द लगा हुआ है। लठ में दोस्तों यहाँ पे लठ में ऐत शब्द लग करके बन गया है लठैत। ठीक है, इसी सपेरा है, तो सपेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसके अंत में क्या जुड़ा हुआ है, एरा जुड़ा हुआ है, इसीलिए तो सप में दोस्तों यहाँ पर सप में एरा जुड़ा हुआ है, जिससे मिलकर के बन गया है सपेरा। तो ये अंत में लगने वाले ही शब्द जो है दोस्तों प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं कमाऊ। कमाऊ में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आऊ प्रत्यय लगा हुआ है। तैराक में आक लगा हुआ है, तैर धन आक, इस प्रत्यय लगा कर क्या बन गया है, तैराक बन गया है। भगोड़ा में ओड़ा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, चटोरा में ओड़ा प्रत्यय जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ससुराल है, तो ससुराल में दोस्तों ससुर में जो है आल प्रत्यय लगा करके बन गया है ससुराल। ठीक है, पढ़ाई में आई प्रत्यय जुड़ा हुआ है, मिठाई में आई प्रत्यय है, बुढ़ापा में पा प्रत्यय जुड़ा हुआ है। प्रत्यय क्या होता है, तो जो किसी शब्द के अंत में आता है और उसके अर्थ को बदल देता है वो प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय दो प्रकार का होता है। पहला होता है कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, तो जो धातुओं के अंत में लगता है, क्रिया के अंत में लगता है, वो क्या होता है, कृत प्रत्यय। और वो प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अर्थ में, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अर्थ में प्रयोग होते हैं, वो प्रत्यय कौन से प्रत्यय कहलाते हैं, वो दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय होता है। दोस्तों उपसर्ग और प्रत्यय को आपने देखा है, इसके उदाहरणों को दोस्तों आपने समझा है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।